नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी चैनल। आपका आपके अपने चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज जो हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं उस सेशन का नाम है बजट। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा कि आज जो बजट पर हम चर्चा करने वाले हैं ये वही बजट है जो 18 फरवरी 1860 से लेकर अब तक हमारे देश में चला आ रहा है। बजट जिससे सरकार की आय और व्यय का वर्णन पता चलता है। बजट जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज होता है, उस दस्तावेज पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो बजट का जो दस्तावेज होगा ये हम 2024-25 का बजट देखने वाले हैं। लेकिन इस बार का बजट आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस बार का बजट अंतरिम बजट है। समझ रहे हो अंतरिम बजट क्या होता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और भी जो महत्वपूर्ण सेशन है खासकर यूपीपी और जो आने वाला एग्जाम है जीडी जो कि 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आपके एग्जाम रहने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सभी टीचर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज यार शेयर कर दिया करो। भाई तुम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, इतना खर्चा करते हैं यार, तो इतना तो बनता है कि तुम लोग शेयर कर दिया करो। चलिए तो शुरू कर दें। अगर शेयर कर दिया हो आपने तो मैं शुरू करता हूं वीडियो को। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो है बजट। बजट के ऊपर चर्चा करें तो भाई जिन लोगों ने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया है भाई कर लो सब्सक्राइब फटाफट से। आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हम चर्चा करेंगे बजट 2024-25 पर। ठीक है, बजट 2024-25 पर हम चर्चा करेंगे। तो इस बार जो आपके लिए खास है वो ये है कि इस बार के बजट को हम क्या नाम देंगे, अंतरिम बजट। अंतरिम बजट होता क्या है, देखिए सरकार, पहले हम बात कर लेते हैं कि बजट होता क्या है। बजट होता है आपका सरकार का एक वर्ष का जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है वो सब बजट कहलाता है। ठीक है, एक वर्ष मतलब ये आपका चलता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इसे हम सरकारी भाषा में अगर बात करें तो इसको कहते हैं वित्तीय वर्ष। क्या नाम देते हैं, वित्तीय वर्ष। इस एक वित्तीय वर्ष का सरकार के पास कितना टैक्स आया, कितना राजस्व आया, कितना पैसा आया और कितना खर्च करेगी सरकार एक साल के अंदर, वो सभी जो लेखा और जोखा होता है आय और व्यय का, वो सभी क्या कहलाता है, आपका बजट कहलाता है। ठीक है, बजट के ऊपर पहले हम अंतरिम बजट शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, जो बेसिक चर्चा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए बजट शब्द जो बना है, क्या शब्द, बजट शब्द जो बना है वो आपके फ्रेंच भाषा के एक शब्द, कौन सी भाषा के, फ्रेंच भाषा के एक शब्द जिसको कहते हैं हम बूजेट या बूगेट से मिलकर बना है। कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा के एक शब्द बूगेट या बूजेट से मिलकर बना है। ठीक है, देखिए पहले जो बजट पेश किया जाता था वो एक चमड़े के थैले में किया जाता था। जब अंग्रेज भारत पर शासन करते थे उस समय भारत में कितनी आय हुई, कितनी व्यय हुआ, वो सबका लेखा जोखा एक चमड़े के थैले में पेश किया जाता था। और चमड़े के थैले को ही फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं, बूगेट या बूजेट। इसी से एक शब्द बना जिसको हम नाम देते हैं बजट। समझ में आई बात। अगर बात करें बजट शब्द की तो बजट शब्द आपके सबसे पहले 1803 में प्रयोग किया गया था। ये जो बजट शब्द है ये सबसे पहले कब प्रयोग किया गया था, 1803 में प्रयोग किया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं केवल बजट शब्द की बात कर रहा हूं, बजट की बात नहीं कर रहा कि बजट कब पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो बजट शब्द, और एक खास बात ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, बजट शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट शब्द के स्थान पर हमें कौन सा शब्द मिलता है, तो बजट शब्द के स्थान पर हमें मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन सा शब्द मिलता है भाई, भारतीय संविधान में हम अगर देखें तो बजट शब्द के स्थान पर हमें वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग मिलता है। अच्छा, कौन से अनुच्छेद में मिलता है, कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो भाई अगर हम केंद्रीय बजट की बात करें, सेंट्रल बजट की बात करें तो अनुच्छेद 112 में मिलेगा।
अनुच्छेद 112 में हमें क्या मिलेगा? केंद्रीय बजट। और वहीं हम बात करें राज्य बजट की, तो राज्य बजट कहां मिलेगा? अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 202 में राज्य बजट की चर्चा की गई है। वहीं अगर केंद्रीय बजट की बात करें तो अनुच्छेद 112 में की गई है। ठीक है, लेकिन बजट शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, उसके स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बात करें। अगर बात करते हैं कि भाई भारत का सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था, भारत का सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था, तो भाई 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अच्छा, 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। भाई कब किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन। इन्होंने ही 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया था। अच्छा, किसका शासनकाल चल रहा था भाई? उस समय वायसराय कौन था? तो 18 फरवरी 1860 को किसका शासन था? तो लॉर्ड कैनिन का शासन था। ठीक है, वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिन थे उस समय। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कैनिन थे, लेकिन पेश किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। अच्छा, जेम्स विल्सन ने पेश किया था, इसीलिए जेम्स विल्सन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन बजट। क्या कहते हैं भैया? फादर ऑफ इंडियन बजट कहते हैं। किसे कहते हैं? जेम्स विल्सन को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला बजट पेश किया था। चलिए आगे बात करें। अगर बजट की आगे चर्चा करें तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट भाई कब पेश हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? तो यह पेश हुआ था आपके नवंबर 1947 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? नवंबर 1947 में। अच्छा, किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? तो आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। अब बात करते हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था। तो भाई गणतंत्र भारत का पहला बजट फरवरी 1950 में। कब पेश हुआ? फरवरी 1950 में। हमने अभी गणतंत्र भारत का नहीं, स्वतंत्र भारत का देखा था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? फरवरी 1950 में। भाई किसके द्वारा पेश किया गया? किसके द्वारा? तो जॉन मैथाई के द्वारा। ठीक है, जॉन मैथाई कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे और गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री और गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन? जॉन मैथाई। इनके द्वारा फरवरी 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बात करते हैं। अगले आगे चर्चा करते हैं बजट की। हां, यहां तक कभी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ऐसे क्लास में भी या किसी भी तरीके से आपको वो चीज क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो बजट जो है वो बजट पेश करने का समय क्या है? बजट इस समय किस समय पेश किया जाता है या कब पेश किया जाता है? तो अब जो पेश किया जाता है वो सुबह 11 बजे किया जाता है। संसद में बजट कितने बजे पेश किया जाता है? 11 बजे पेश किया जाता है। लेकिन 1999 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? शाम 5 बजे। 1999 से पहले संसद में बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। भाई समझ गए? लेकिन उसको हमने 11 बजे कर दिया, क्योंकि देखिए बजट जो होता है वो सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज होता है। और 1999 से पहले संसद की सारी कार्यवाही खत्म हो जाने के बाद शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। तब यह घोषणा की गई कि बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो क्यों ना इसे सुबह लागू किया जाए या सुबह शुरू किया जाए। तो इसीलिए 1999 के बाद जितने भी बजट पेश हुए वो संसद में कितने बजे हुए? 11 बजे। आज भी वर्तमान में 11 बजे ही बजट पेश किया जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ें। चलिए अच्छा बात करते हैं कि अभी तक
2017 तक 2016 तक 2016 तक दो प्रकार के बजट पेश किए जाते थे। कौन कौन से भाई? एक पेश किया जाता था आपका रेल बजट और एक पेश किया जाता था कौन सा? आम बजट या साधारण बजट। 2017 में, कब? 2017 में इन दोनों बजटों को आपस में मिला दिया गया। ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि रेल बजट अंतिम बार कब पेश किया गया था? तो भाई 2016 तक रेल बजट को पेश करते थे कौन? रेल मंत्री। और आम बजट को पेश करते थे कौन? या साधारण बजट को पेश करते थे कौन? वित्त मंत्री। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इस समय वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। ठीक है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है कमेंट करके बताएं, और वित्त मंत्री कौन है। वित्त मंत्री तो सभी को बताओगे, रेल मंत्री भी कमेंट करके बताएंगे जरूर। ठीक है, तो चलिए 2016 तक जो रेल बजट था वो कौन पेश करता था? रेल मंत्री। और आम बजट या साधारण बजट कौन पेश करता था? वित्त मंत्री। क्लियर हो गई बात? लेकिन 2017 में क्या हुआ? इन दोनों बजटों को आपस में मर्ज कर दिया गया। क्लियर? चलिए, अच्छा, हमने यहां एक चर्चा की कि आम बजट तो आपका 18 फरवरी 1860 को पहली बार पेश किया गया था। अभी बताया मैंने, भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? 18 फरवरी 1860 को। पहला रेल बजट कब पेश हुआ? पहला रेल बजट कब पेश हुआ? तो भाई 1924 में पहला रेल बजट पेश किया गया था। 1924 में पहला रेल बजट पेश किया गया और पहला आम बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया। लेकिन अब इन दोनों को मिला दिया गया है। कब मिलाया गया है? 2017 में। अच्छा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन सी समिति के द्वारा दोनों बजटों को आपस में मिला दिया गया? कौन सी समिति के द्वारा दोनों बजटों को आपस में मिला दिया गया? तो इस समिति का नाम है एकवर्थ समिति। क्या नाम है? एकवर्थ समिति। इस समिति ने ही दोनों बजटों को आपस में मिलाने का कार्य किया। क्लियर हो गई बात? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो भाई बताएं। सही है, आगे बढ़ें। चलिए, अब बात करते हैं हमारे मेन बजट की तरफ। ठीक है, अब बात करेंगे हम मेन बजट की तरफ। पहली स्लाइड, मेन बजट, जिसको हमने इस बार क्या नाम दिया है? जिसको सरकार ने क्या नाम दिया है? अंतरिम बजट का नाम दिया है भाई। ठीक है, क्या नाम दिया है? अंतरिम बजट। अब बात करते हैं, अभी तक हमने बजट शब्द पढ़ा, अभी अंतरिम बजट क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, मार्च में या अप्रैल में आपके लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, जिससे हो सकता है सरकार रहे या ना रहे या कुछ भी। ठीक है भाई, वो तो एक पॉलिटिशियन मुद्दा है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन बजट के बारे में हम बात कर रहे हैं, अंतरिम बजट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इस चीज को जोड़कर देखना पड़ेगा। तो आपको पता है 2024 में, खासकर आपके मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो चुनावों के पास में कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए जो बजट पेश किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? अंतरिम बजट। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा इस तरीके कैसे कह सकते हैं कि अल्प समय के लिए सरकार द्वारा अपनी आय और व्यय का सरकार के द्वारा अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए पेश किया जाने वाला बजट, क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है अंतरिम बजट। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अंतरिम बजट क्या होता है? सरकार जब हो सकता है चेंज होने वाली हो या हो सकता है आपके इलेक्शंस हो, तो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए आपको क्या कर दिया जाता है? एक बजट पेश किया जाता है, जिसको कहते हैं अंतरिम बजट। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बात करें। इस अंतरिम बजट को भाई पेश किसने किया? इस अंतरिम बजट को पेश किसने किया और कब किया गया ये बजट पेश? तो भाई ये बजट पेश किया गया आपका 1 फरवरी 2024 को। 1 फरवरी 2024 को संसद के पटल पर रखा गया था आपका अंतरिम बजट। भाई किसके द्वारा? तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है आपकी? वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण।
वित्त मंत्री हैं आपकी, जिनके द्वारा 1 फरवरी 2024 को आपका अंतरिम बजट पेश किया गया। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी निर्मला सीतारमण के बारे में। तो निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। क्या है भाई? भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। इन्होंने अपना काल पूर्ण किया है, पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं भारत की पहली। अच्छा, निर्मला सीतारमण से एक क्वेश्चन और बन सकता है भाई, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया? तो भाई अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण जिसकी अवधि 2 घंटे 42 मिनट के आसपास थी, 2 घंटे 42 मिनट का स्पीच दी थी इन्होंने। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण कब हुआ था? ये हुआ था 2020 में। सबसे लंबा बजट भाषण देने वाले वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। क्लियर हो गई बात? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है कि सबसे लंबा बजट भाषण लेकिन शब्दों में किसने दिया? इन्होंने तो टाइम के अनुसार, अगर बात करें सबसे लंबा बजट भाषण टाइम के अनुसार किसने दिया तो निर्मला सीतारमण, लेकिन शब्द किसके ज्यादा थे? तो मनमोहन सिंह 1991 में भारत के वित्त मंत्री थे। आपको पता होगा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मनमोहन सिंह, वो 1999 में एलपीजी फॉर्म भी लाए थे, जो कि मैं आपको पढ़ाता भी हूं। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, नई आर्थिक नीति लेकर आए थे। ठीक है, उसी समय 1991 में इन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण पेश किया था शब्दों में। अगर आ जाए शब्दों में किसने किया तो मनमोहन सिंह, लेकिन टाइमिंग सबसे ज्यादा किसने ली बजट का भाषण देने में? तो वो निर्मला सीतारमण। क्लियर है आप सभी को? इतनी बात मैं मानता हूं कि सबको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखिए, अच्छा बात आ जाए कि भारत की पहली वित्त मंत्री कौन थी? महिला। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी भाई? तो निर्मला सीतारमण लगा के मत आ जाना। ठीक है, कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री रही हैं, और साथ ही ये क्या रही हैं? प्रधानमंत्री भी। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, ऐसे कितने पीएम रहे हैं जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए बजट पेश किया है? तो ऐसे कितने प्रधानमंत्री रहे हैं भाई जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है और बजट पेश किया है? तो पहली तो आपके हो गई इंदिरा गांधी। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित नेहरू। और कौन थे? राजीव गांधी। इन तीनों ने ही प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी वित्त मंत्री का कार्य संभाला है। तो 3 प्रधानमंत्री ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी से यह भी ध्यान रखेंगे कि पहली महिला वित्त मंत्री थी हैं। क्लियर हो गई बात सभी को? अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है? अब तक का सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है भाई? हम अंतरिम बजट से बार बार क्या करते हैं? हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अंतरिम बजट भी करेंगे अभी, लेकिन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया भाई? तो मोरारजी देसाई। किन्होंने? मोरारजी देसाई ने अब तक का सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है। कितनी बार बजट पेश किया भाई? 10 बार बजट पेश किया है। अच्छा, इनसे कम आ जाए किसने पेश किया है? ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कि मोरारजी देसाई से कम किसने किया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए 9 बार पेश किया है। किसने? चिदंबरम, पी चिदंबरम। ठीक है, पी चिदंबरम 9 बार पेश किया है, और सबसे ज्यादा बार पेश किया है किसने? मोरारजी देसाई ने। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो उन्होंने कितनी बार पेश कर दिया? तो भाई अंतरिम बजट जो 2024 का था, जो 2024 का अभी पेश हुआ है 1 फरवरी को, यह इनका छठा बजट है। कौन सा बजट है? छठा बजट है। ध्यान रखना, निर्मला सीतारमण जी का इस बार छठा बजट है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये टॉप 5 में आ गई सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली। अब टॉप 5 में कौन कौन आते हैं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखें, सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई, उनसे कम पी चिदंबरम। ठीक है, और छठी बार पेश इस बार किसने किया है?
तो निर्मला सीतारमण ने। चलिए अब बात कर रहे थे हम अंतरिम बजट की, तो अंतरिम बजट मैंने आपको बताया कि साल में क्या होता है कि आय और व्यय का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है, लेकिन चुनाव के दौरान अल्प समय के लिए जो सरकारी खर्चों का आय और व्यय का जो लेखा जोखा होगा वही क्या कहलाएगा, अंतरिम बजट कहलाएगा। अच्छा आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल घोषित किया था। क्या घोषित किया था भाई, अमृतकाल। अमृतकाल क्या है, तो 2022 से लेकर 2047 तक यानी कि 25 वर्षों में देश को विकासशील से विकसित बनाने के लिए 2022 से 2047, सॉरी 47 है, 2047 तक यानी कि 25 वर्षों में देश को विकासशील से विकसित बनाने के लिए जो क्रियाकलाप होंगे इस 25 वर्षों में, इन 25 वर्षों को क्या नाम दिया गया है, अमृतकाल। तो 2023 का जो बजट था, 2023 का जो बजट था वो अमृतकाल का पहला बजट था, और 2024 का जो बजट पेश हुआ है इस बार वो अमृतकाल का दूसरा बजट है। 2024 का जो बजट पेश हुआ है भाई वो अमृतकाल का दूसरा बजट है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा पेपरलेस बजट की बात कर लें। अब आपको पता होगा कि इस समय चर्चा में चलता है कि पेपरलेस बजट, अब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे बजट पेश नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बजट पेश किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पेपरलेस बजट कब पेश हुआ था भाई, पेपरलेस बजट सबसे पहले कब पेश हुआ था, 2021 में। दूसरा कब पेश हुआ, 2022 में। तीसरा कब पेश हुआ, 2023 में। और आपसे पूछा जाएगा इस बार का बजट 2024 का बजट कौन सा पेपरलेस बजट था, तो 1 2 3 4 चौथा पेपरलेस बजट था इस बार का बजट। पेपरलेस बजट मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बजट को पेश करना। क्लियर हो गई बात सभी को, आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं सब समझ में आया होगा अभी तक, फिर भी कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस बार जो बजट आया है यानी कि बजट 2024-25, देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कि ये जो बजट है अंतरिम बजट, ये भले ही लोकसभा के चुनाव तक पेश किया गया है यानी कि अल्प समय का जो बजट होता है उसको अंतरिम बजट कहते हैं, लेकिन इस बजट में जो लेखा जोखा होगा वो पूरे साल का होगा, ये ध्यान रखना। आप सोच रहे हो कभी 2 महीने का लेखा जोखा हो ना भाई, इसमें पूरे साल का लेखा जोखा होगा, ठीक है। बस ये होता अल्प समय के लिए है। तो अच्छा बात करें बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा, भाई इस लाइन को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ठीक है। बहुत चर्चा में है इस बार कि राजकोषीय घाटा क्या रहने वाला है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपको 50 रुपए दिए और आपको बाजार भेज दिया कि बेटा जा सामान ले आ, ठीक है। सामान ले आ, और वो जो 50 रुपए दिए हैं वो कम पड़ गए और सामान कितने का बैठा, 60 रुपए का। अब भैया घर पे जाकर अगर पिताजी से पिटना नहीं है तो सामान भी लेकर जाना है, ठीक है। तो 10 रुपए क्या करोगे, आप अपनी जेब से डाल के वो सामान ले आओगे, तो वो 10 रुपए का जो घाटा हुआ आपको वही क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा। समझ गए। जो जितनी अमाउंट बजट में पेश की जाती है अगर उससे खर्चा ज्यादा हो जाता है तो वो सब राजकोषीय घाटे में गिना जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा इस बार कितना रहने वाला है भाई, तो देखिए अनुमान बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम पूरे साल का बताने वाले हैं कि हां इस बार 2024-25 में इतना घाटा हमें होगा, तो अनुमान ही है, सही आंकड़े तो नहीं होते। तो अनुमान कितना है भाई इस बार, अनुमान ही आपसे पूछा जाएगा, कितना अनुमान है, 5.1%। कितना, 5.1% का अनुमान रहने वाला है इस बार। इतना खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा सरकार का। क्लियर। चलिए ये तो हो गया बजट 2024-25 का। अब बात करें अगर 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है, तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि राजकोषीय घाटा कम से कम हो। क्या कह रहा हूं, सरकार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है कि कम से कम घाटा हो। क्यों, क्योंकि पिछली बार का जो बजट था, कौन सा बजट 2023-24, इसमें राजकोषीय घाटा कितना था, तो इसमें राजकोषीय घाटा था 6.4%। कितना था भाई, 6.4%। अच्छा इससे पहले वाला ले लें, बजट 2022-23, बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना था, तो 6.9%। तो 22-23 में राजकोषीय घाटा 6.9% था, 23-24 में राजकोषीय घाटा 6.4% था। अच्छा अब बात करें 24-25 में कितना है, 24-25 में कितना है भाई, तो 24-25 में आपका 5.1%।
आप नोटिस कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो कि लगातार कम होता जा रहा है राजकोषीय घाटा। सरकार इसी चीज पर प्रयास कर रही है। ठीक है, तो अच्छा, अब बात करें अगले बजट की कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है। तो भाई अगर लगातार सरकार प्रयास कर रही है तो 4.1% रहने का अनुमान है, 4.5% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो ये आंकड़े आप ध्यान रखना, कृपया करके ये आंकड़े आप ध्यान रखें, खासकर ये 3 वर्षों के तो आप ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि राजकोषीय घाटा इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं उतार लिया होगा, वरना वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सरकार को वित्तीय जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो कितनी हुई हैं, जो इस बार कर की प्राप्तियां हैं, टैक्स कितना मिला है भाई सरकार को। अगर साधारण भाषा में कहें तो टैक्स सरकार को इस बार कितना मिला है, तो भाई 23.24 लाख करोड़। कितना मिला है भाई? 23.24 लाख करोड़ मिला है इस बार सरकार को कर की प्राप्तियां। समझ में आ रही है बातें? कितनी टैक्स मिला है, कर प्राप्तियां कितनी है? 23.24 लाख करोड़। अच्छा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पिछले साल का जो बजट 2023-24 पेश हुआ था वो बजट कितना था, मैंने टोटल वैल्यू आपको पहले भी बताई है कि जो बजट 2023 था, बजट 2023-24 था, उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, तो भाई 45 लाख करोड़ थी। कितनी थी? 45 लाख करोड़ रुपए टोटल वैल्यू थी 2023-24 की। समझ रहे हो? और आगे बात करें तो इस बार का जो बजट रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, चलिए उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, पीछे की साइड। तो ये ध्यान रखेंगे 45 लाख करोड़ रहने वाला है इस बार का, वो सॉरी पिछली बार का बजट 45 लाख करोड़ था 2023-24 का बजट। अच्छा, इस बजट के तहत क्या क्या, जो अब अंतरिम बजट पेश हुआ है, इस बजट के तहत क्या क्या उपलब्धियां रहने वाली हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, बजट जो अंतरिम बजट पेश हुआ है कौन सा वाला? 23-24 वाला, सॉरी 24-25 वाला। अंतरिम बजट 2024-25 वाले में क्या क्या उपलब्धियां रहने वाली हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बजट के तहत 80 लाख गरीबों को, 80 लाख गरीबों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की जाएगी। 80 लाख गरीब, सॉरी 80 लाख नहीं है, करोड़ है, सॉरी 80 करोड़ गरीब परिवारों को क्या की जाएगी? मुफ्त राशन की व्यवस्था, मुफ्त राशन की व्यवस्था की जाएगी। 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, एक शब्द आता है बीपीएल, जानते हैं बीपीएल? बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल परिवार, बीपीएल परिवारों को अंतरिम बजट 2024-25 के तहत, 24-25 के तहत 4 किलो गेहूं और 1 किलो, 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल, 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रदान किया जाएगा। प्रति व्यक्ति, जो कि पहले से चला आ रहा है बजट 2000 कौन से 23-24 से। बजट 2023-24 में भी यही वैल्यू थी, प्रत्येक गरीब परिवार को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा था। इस बार भी यही चीज अपनाई गई है। ठीक है, लेकिन इस बार यह ध्यान रखेंगे कि इस बार कितने करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, तो 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए, हाल ही में जो न्यूज में जो चर्चा में चल रहा है कि सरकार इस बार किन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने वाली है, तो निर्मला सीतारमण ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इस बार जो मोदी सरकार है वो 4 स्तंभों पर काम करेगी। कितने स्तंभों पर काम करेगी भाई? 4 स्तंभों पर काम करेगी। 4 लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, 4 प्रकार की कैटेगरी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में आते हैं गरीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार अगर हम बात करें तो इस बार सबसे पहले गरीबों पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद महिलाओं पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा और उसके बाद किसान। ठीक है,
तो ये 4 ऐसे केंद्र हैं या 4 ऐसे स्तंभ हैं जिनको अंतरिम बजट 2024-25 में बहुत ही हाईलाइट तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार इन 4 वर्गों पे सबसे ज्यादा काम करने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई जाति नहीं है, कोई उपजाति नहीं है किसी भी प्रकार की। तो भारत में केवल 4 ही वर्ग रहते हैं जो मुख्य रूप से हैं, वो हैं गरीब, महिला, युवा और किसान। ठीक है, गरीबों के उत्थान की बात चलेगी, महिला सशक्तिकरण की बात चलेगी, युवाओं के रोजगार की बात चलेगी, किसानों की उपलब्धियों की बात चलेगी, उत्थान की बात चलेगी। क्लियर है बात? चलिए अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। इस बार का जो बजट है उससे स्ट्रीट वेंडरों को क्या फायदा होने वाला है? स्ट्रीट वेंडर तो समझते हो ना, जो सड़कों पर सामान वगैरह बेचते हैं। ठीक है, सामान वगैरह बेचते हैं, उनको कहते हैं स्ट्रीट वेंडर। तो इस बार के 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को क्या प्रदान किया जाएगा? लाभ प्रदान किया जाएगा। तो भाई स्ट्रीट वेंडरों के लिए सरकार ने एक योजना चलाई थी, पता है आपको या नहीं? सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सी योजना चलाई थी? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कौन सी योजना चलाई थी? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें स्ट्रीट वेंडरों के लिए उनको लाभ मुहैया कराने के लिए, ताकि वो अपना रोजगार कर सकें, ये योजना चलाई गई थी। इस योजना के तहत बजट 2024-25 में कितने लोगों को लाभान्वित किया जाएगा? तो 78 लाख लोगों को, यानी कि स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी किसानों की। किसानों को जो सरकार पैसा मुहैया कराती है, या ये कहें कि जो सरकार जो है वो लोगों को जो मुहैया कराती है पैसा, वो किस माध्यम से कराती है? तो भाई डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपको पता होगा, ये मैं आपको क्लास में भी बताता हूं कि पहले क्या होता था, सरकार किसानों को सब्सिडी देती थी, लेकिन सब्सिडी के बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो दलाली मार जाते थे। समझ गए? यानी कि किसानों को जो होने वाला फायदा था वो कंपनियों को हो जाता था। जैसे आपको मान लीजिए किसानों ने कोई यूरिया का कट्टा खरीदा, ठीक है, 50 किलो का कोई यूरिया का कट्टा खरीदा, वो कंपनी की अगर वैल्यू की बात करें तो एक यूरिया के कट्टे की जो वैल्यू है वो कितनी है? 700-800 रुपए। लेकिन किसान को कितना मिलता है भाई? 400 रुपए का मिलता है। तो जो 300 रुपए है वो कौन देती थी? सरकार देती थी सीधे कंपनी को। सरकार सीधे कंपनी को देती थी, जिसकी वजह से कंपनी ने क्या किया, जो यूरिया था उसमें घोटाला करना शुरू कर दिया। ठीक है, मार्केट में अगर 100 कट्टे उतारे हैं तो 150 कट्टे बताए गए, ताकि पर कट्टे पर 300 रुपए कंपनी को फायदा होता रहे। इसीलिए सरकार ने एक नई चीज शुरू की जिसको कहते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब किसान के सीधे खाते में पैसे पहुंच जाते हैं, अब वो भैया उससे कुछ भी खरीदे वो जाने। ठीक है, तो डीबीटी की बात करें तो डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है सरकार ने। 34 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष रूप से लाभ दिया है किसानों को। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से। पहले सरकार क्या करती थी? डायरेक्ट किसानों को नहीं देती थी, पहले कंपनियों के माध्यम से पहुंचता था। तो इस बार 34 लाख करोड़ रुपए सरकार ने डीबीटी के माध्यम से किसानों को पहुंचाए हैं। अब भैया डीबीटी के माध्यम से पहुंचाए हैं तो हर उस किसान के खाते में भी पैसे पहुंच गए और किसी अदर व्यक्ति को पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से सरकार को भी, किसी बिचौलिए को पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से सरकार को भी कितना फायदा हुआ है? 2.7 लाख करोड़ का फायदा हुआ है भाई। 2.7 लाख करोड़ का फायदा हुआ सरकार को भी, क्योंकि जो बिचौलिए थे वो समाप्त हो गए। अब सरकार सीधे किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देती है, जिसको क्या बोलते हैं? डीबीटी बोलते हैं। कितने करोड़ की डीबीटी दी है किसान सरकार ने? तो 34 लाख करोड़ की डीबीटी दी है, जिसकी वजह से जो किसानों के खातों में पैसा पहुंच जाने के बाद भी सरकार को कितना फायदा हुआ? 2.7 लाख करोड़ का फायदा हुआ। ठीक है भाई, चलिए तो बात हो गई भाई किसानों की। अब बात करते हैं थोड़ी सी युवाओं की। उम्मीद करता हूं भाई समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी युवाओं की। तो भाई आपको पता है युवाओं के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है। युवाओं के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है जिसको कहते हैं PMKVY।
वाई, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कमेंट करके बताएंगे कब शुरू की गई थी, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं PMKVY की। तो इस योजना के तहत 1.4 करोड़, कितने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया भाई। 1.4 करोड़ युवाओं को क्या किया गया, प्रशिक्षित किया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, जिसमें से 54 लाख लोगों को रोजगार भी मिला, जिसमें से 54 लाख युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया गया। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को क्या किया गया, प्रशिक्षित किया गया, ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, आपने भी अपने गली मोहल्ले में देखे होंगे, कोई कंप्यूटर सिखा रहा है, कोई सिलाई मशीन सिखा रहा है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग सिखा रहा है। ठीक है, तो कौन सी योजना थी वो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, और इस योजना के तहत 1.4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया और साथ ही साथ 54 लाख युवाओं को रोजगार भी मिला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी शिक्षा के ऊपर। तो जो बजट पेश किया गया है, बजट 24-25, इस बजट में साफ साफ ये कहा गया है कि जो सरकार चल रही है उस सरकार ने कितने ITI स्थापित किए हैं भारत में, तो 3000 नए ITI बनाए हैं। ITI तो समझते हैं ना, बस तो फिर 3000 नए ITI बनाए हैं सरकार ने इस योजना। ठीक है, बजट 2024-25 में ये साफ साफ घोषणा की गई है। और साथ ही साथ जो आपके कितने 3000 नए ITI, और अभी 7 नए ITI और बनने जा रहे हैं, 7 नए ITI और बनने जा रहे हैं। 16 IIIT, ठीक है, 16 नए IIIT बनने जा रहे हैं। तो 3000 पहले बन चुके हैं ITI, 7 ITI और बन रहे हैं, 16 IIIT बनने जा रहे हैं। भाई दोनों में क्या अंतर होता है, देखो ITI और IIIT में क्या अंतर, सॉरी ये IIT है, IIT है, इसमें और इसमें क्या अंतर होता है, तो इसमें केवल आपके जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट से जुड़ा, प्रशिक्षण से जुड़ी कोर्स होते हैं, और जिसमें सब तरह के कोर्स होते हैं, जिसमें कि आपके रिसर्च वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें, और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी है, बहुत सारी चीजें। मतलब इसमें कोर्स कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो IIT कितने स्थापित किए गए हैं, 7, और IIIT कितने स्थापित किए गए हैं, 16। साथ ही साथ 7 क्या शुरू किए गए हैं, IIM भी शुरू किए गए हैं, 7 IIM भी शुरू किए गए हैं, 15 एम्स शुरू किए गए हैं, 15 एम्स शुरू किए गए हैं, और साथ ही साथ 390 यूनिवर्सिटी भी शुरू की गई हैं। 390 क्या शुरू की गई हैं, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय भी शुरू किए गए हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे, जो बजट पेश हुआ है अंतरिम बजट 2024-25, उसमें साफ साफ कहा गया है कि 3000 ITI, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात शिक्षा को बढ़ावा देने की। अब बात करते हैं थोड़ी सी महिलाओं के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं महिलाओं के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने इस बार 4 स्तंभों पर बात की है। कौन कौन से भाई, गरीब, महिला, युवा और किसान। गरीब, महिला, युवा और किसान, इन चारों का ध्यान रखेंगे। तो भारत सरकार जो वर्तमान में है, प्रधानमंत्री मोदी सरकार, उसको हाल ही में कितने वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ठीक है, 2014 में बनी थी, 2024 आ गया है। तो सरकार का यह कहना है कि भैया हमने 10 वर्षों में, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में महिलाओं की शिक्षा को 28% तक बढ़ावा दिया है। इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे, मोदी सरकार का यह कहना है कि हमने 2014 से लेकर 24 तक, यानी कि इन 10 वर्षों में महिलाओं की शिक्षा को 28% तक बढ़ाया है। समझ गए, चलिए। अच्छा, सरकार की एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा, बहुतों ने लाभ भी उठाया होगा। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर मैं बात करूं कि बजट 2023-24 में, इस बार नहीं, बजट 2023-24 में कितनी वैल्यू आई थी,
टोटल जो बजट पेश हुआ था वो कितने का हुआ था? तो 79.80 लाख, सॉरी करोड़, ठीक है, लगभग लगभग 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ की बात हुई थी। 80,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। कौन सी योजना के लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,000 करोड़ रुपए आए थे। कब आए थे? बजट 2023-24 में। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बजट 24-25 की, बजट 24-25 की अगर बात करें तो इस बार के लिए सरकार ने कितना लक्ष्य सोचा है? तो इस बार सरकार कह रही है कि भैया हम 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। भाई कितने घर बनाने का लक्ष्य पूरा करेगी सरकार? 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य पूरा करेगी, ऐसा कहना है सरकार का बजट 2024-25 में। ओफो, समझ गए? 3 करोड़। तो भाई ये जो बजट पेश हुआ था 80,000 करोड़ का, कब? 23-24 में। इतने, इसमें कितने मकान बनाने की बात की थी सरकार ने? तो भाई 80 लाख मकान बनाने की बात की थी। 80 लाख मकान बनाने को कहा था सरकार ने कि हम 80 लाख मकान बनाएंगे 2023-24 में, ठीक है, 80,000। और इस बार कितने कहा है? तो भाई 3 करोड़ लोगों को घर देगी सरकार, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। अच्छा, पिछली, अब बात करते हैं थोड़ी सी रक्षा की, कि रक्षा के ऊपर सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। आपको पता होगा कि इस बार की जो सरकार है, जो यानी कि प्रधानमंत्री जो मोदी की सरकार है, वो बजट का एक बहुत बड़ा भाग रक्षा पर खर्च करती है, ठीक है। बजट का एक बहुत बड़ा भाग किस चीज पर खर्चा करती है? रक्षा पर खर्चा करती है। कमेंट करके बताएंगे हमारे रक्षा मंत्री कौन है, कमेंट करके बताएंगे रक्षा मंत्री कौन है। अगर बात करें हम बजट 2023-24 की, बजट 2023-24 की अगर हम बात करें तो सरकार ने रक्षा पर डिफेंस पर कितना पैसा खर्च किया था भाई? तो 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किया था सरकार ने। टोटल बजट की वैल्यू थी 45 लाख करोड़, जिसमें से 6 लाख करोड़ सरकार ने क्या किया था? केवल रक्षा पर खर्च किया था। बताइए। अब बात करते हैं बजट 2024-25 की। बात करें बजट 2024-25 की तो सरकार ने कहा है, क्या कहा है सरकार ने? सरकार ने कहा है कि हम इसे अभी 11.1% तक और बढ़ाएंगे भाई। अभी इसको सरकार 11.1%, लगभग 11% अभी और बढ़ाएगी। समझ रहे हो? चलिए। अच्छा, एक सरकार की योजना थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। इस योजना की अगर बात करें, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इस योजना की अगर बात करें तो कितने किसानों को इस संपदा योजना से लाभान्वित किया गया? तो 38 लाख किसानों को क्या किया गया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से लाभान्वित किया गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए इस बार का जो बजट है ना वो अंतरिम बजट है, ठीक है, तो इसीलिए इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनने के आपके चांस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनेगा। जितने बनेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि ज्यादा बनेंगे, ये नहीं कह सकते क्योंकि इस बार का पूर्ण बजट नहीं है। आपको ये पता है, मैंने शुरू में बता दिया, अल्प बजट है, कुछ समय के लिए बजट है, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनेगा। भाई कहां से बन जा कुछ पता नहीं। 1 नंबर 2 नंबर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीडी हो, यूपीपी हो या कोई और एग्जाम हो, समझ गए। और हाल ही में तो वैसे भी 2 एग्जाम इस समय है ही, तो आपके लिए 1-1 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, हो सके तो 2 बार देखना, नोट्स बनाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। समझ गए बात? चलिए आगे बात करते हैं भाई। अच्छा, सरकार ने किसानों की राहत के लिए एक योजना चलाई थी जिसको कहते हैं नमो डैप, नमो डैप, NAMODAP। NAMODAP क्या है भाई? तो NAMODAP है जो आपकी सूक्ष्म कृषि, या ये कह सकते हैं इसमें आपका फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाकर किसानों की जो फसल होती है उस फसल को बढ़ावा देना, उस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देना ही क्या कहलाएगा? नमोडैप, ठीक है। ये एक तकनीक है, ये एक क्या कहते हैं, एक कोर्स है, इसके लिए भी आपका बायोटेक का जो कोर्स है उसमें ये आती है आपकी नमोडैप, जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की सहायता से आपको
किसानों की जो फसल होगी उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, भारत में एक नई प्रकार की ट्रेन चलने लगी है जिसको कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो यह कहा गया है सरकार के द्वारा कि भैया हम 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत एक्सप्रेस के अनुसार चेंज करेंगे। आज आपको पता ही है कि कितनी ट्रेनें चल रही हैं इस समय वर्तमान में, ठीक है। उसमें से 40,000 बोगियां ऐसी होंगी जिन्हें ये लोग क्या करेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस के अनुसार चेंज करेंगे। भाई अगर बोगियां बन रही हैं तो ट्रेन भी चलेंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, थोड़ा सा बजट में थोड़ी सी आगे चर्चा करते हुए। चलिए अच्छा, एक चीज बात कर लें कि सरकार ने जो है जीडीपी का जो व्यय रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, ठीक है, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि सरकार ने बुनियादी ढांचे में कितना पैसा लगाने की बात की है। बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए किसी भी चीज की अगर बुनियाद अगर मजबूत है तो उसकी जो इमारत होगी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। तो सरकार ने क्या किया है, बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के बारे में सोचा है। कितना पैसा सोचा है भाई, तो 11.11 करोड़ 11.11 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। समझ गए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार क्या करेगी, खर्च करेगी। क्लियर। देखिए अगर सरकार की बात करें तो इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ वो खास पॉइंट इतने ही थे, ठीक है। इस बार के बजट में यानी कि अंतरिम बजट 2024-25 में अगर हम टैक्स सिस्टम की बात करें ना तो टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है भाई। सरकार ने पिछले साल यानी कि बजट 2024 में 23-24 में टैक्स सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। कौन से बजट में? बजट 2023-24 में सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने टैक्स सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज किया था, ठीक है। इस बार टैक्स सिस्टम में चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट करके जो अब मैं आपको कराने वाला हूं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके एक बार जरूर उतार लेना और इसको लिख लेना। आपसे पूछा जाएगा कि बजट 2023-24 का से पहले ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या था, ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या था, और बजट 2023-24 के बाद न्यू टैक्स सिस्टम क्या है, न्यू टैक्स सिस्टम क्या है। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं। अगर हम ओल्ड टैक्स सिस्टम की बात करें तो पुराने टैक्स सिस्टम के अनुसार 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होता। पुराने अगर हम टैक्स सिस्टम की बात करें तो जो व्यक्ति 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कमा रहा है उसे कोई भी टैक्स नहीं देना, ठीक है। वहीं नए टैक्स सिस्टम में इस चीज को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने, सरकार ने क्या कहा भाई कि 0 से लेकर 3 लाख तक कमाओ, 0 से लेकर 3 लाख तक कमाओ, तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना। समझ गए, 0 से लेकर 3 लाख तक कमा लो, कोई टैक्स नहीं देना, सरकार का यह कहना है। आगे बात करें, सरकार ने पुराने टैक्स सिस्टम में क्या कहा था कि भाई 2.5 लाख रुपए से लेकर अगर 5 लाख रुपए तक कमाओगे, 2.5 लाख रुपए से लेकर अगर 5 लाख रुपए तक कमाओगे तो कम से कम आपको 5% तो देना होगा। समझ रहे हो, 2.5 लाख से 5 लाख कमाओगे तो कम से कम 5% देना होगा। वहीं नए टैक्स सिस्टम में कहा गया है कि 3 लाख से 6 लाख तक कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 6 कमा लो, 5% दे दो। पुराने सिस्टम में जो लिमिट 5 लाख तक थी उसी को 6 लाख तक बढ़ा दिया गया है। क्लियर हुई बात। चलिए अगर आगे बात करें तो 5 लाख से जो व्यक्ति 7.5 लाख तक कमा रहा है, 5 लाख से जो व्यक्ति 7.5 लाख तक कमा रहा है वो कम से कम कितने देगा भाई, 10% तो देगा ही देगा, ऐसा सरकार का कहना है। समझ गए। वहीं इसमें सरकार ने क्या कहा है कि ज्यादा नहीं, तुम 6 से 9 लाख कमा लो, 6 से 9 लाख कमा लो और क्या दे दो, 10% दे दो। जो लिमिट 7.5 लाख थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 9 लाख कर दिया गया। माने कि अब 9 लाख तक कमाने वाले व्यक्ति को 10% देना है, ठीक है। इस टैक्स सिस्टम की जो लिमिट है इसका ध्यान रखेंगे खासकर। चलिए आगे बात करें तो 7.5 लाख से
7.5 लाख से जो व्यक्ति 10 लाख तक कमा रहा है, 7.5 लाख से जो व्यक्ति 10 लाख तक कमा रहा है, कमेंट करके जरूर बताएंगे जिन जिन क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपसे पूछे हैं, ठीक है। तो 7.5 लाख से 10 लाख तक जो व्यक्ति कमा रहा है वो कितना % टैक्स देगा भाई? 15% टैक्स देगा, सरकार का ये कहना है। वहीं इन्होंने ये कहा है कि 9 लाख से, कितने? 9 लाख से 12 लाख तक जो कमा रहा है वो देगा 15%। समझ रहे हो? तो ये ओल्ड टैक्स सिस्टम है और ये न्यू टैक्स सिस्टम है। वहीं एक लास्ट है, जो व्यक्ति यहां पर 15 लाख से अधिक कमा रहा है, 15 लाख से प्लस कमाएगा, वो कितना टैक्स देगा भाई? 30% टैक्स देगा पुराने टैक्स सिस्टम के अनुसार। और इन्होंने कहा है नए टैक्स सिस्टम में जो व्यक्ति 15 लाख से प्लस कमा रहा है वो मात्र 25% टैक्स देगा। कितना टैक्स देगा? 25% टैक्स देगा, ठीक है। तो ये आपका ओल्ड टैक्स सिस्टम है, ये न्यू टैक्स सिस्टम है, इसका ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी शायद 2022 से 23 में पूछा गया था, ओल्ड टैक्स सिस्टम से क्वेश्चन आया था कि 3 लाख रुपए तक का टैक्स या 3 लाख रुपए तक का कमाने वाले व्यक्ति को, अर्न करने वाले व्यक्ति को कितना टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये पुराने टैक्स सिस्टम से पूछा गया था, 3 लाख रुपए तक का, यानी कि उसे कितना टैक्स देना पड़ा था? 5%। तो यहां से भी आपके जो क्वेश्चन है उसके बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो था आपका, ये तो था अंतरिम बजट। अंतरिम बजट इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता ये, क्योंकि ये अल्प समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, समझ गए। लेकिन इससे क्वेश्चन बनने के आपके चांस ज्यादातर रहते हैं। तो देखिए, आई होप जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो एक बार और इसको पॉज करके, वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देख लेना, ठीक है। बाकी जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको देने की कोशिश की है, जितना हो सका मुझसे। बाकी जिन बच्चों के यूपीपी के पेपर हैं भाई, उन सभी को बहुत बहुत क्या कह सकते हैं, अब इतने ही कह सकते हैं कि भाई बहुत बहुत मेहनत करो जितना हो सके, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 दिन रह गए हैं, ठीक है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं यहीं तक आप अपनी वाणी को विराम देता हूं, ठीक है। बस इतना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।